उस दिन हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट किए थे, इसलिए मैं एक टॉपिक जो है बीच में चल रहा था उसको मैंने छोड़ दिया था, एंड दैट वाज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, है ना। तो याद करके देखो, अगर थोड़ा पेज पलट के देखना, लास्ट क्लास के नहीं उसके पिछले क्लास, तो हमने देखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, है ना। ये हो गया डाइपोल। ठीक है ना। और ऐसे केस में सपोज इस चार्ज के और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल, देखो यानी पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, V इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे। ये माइनस की हो गया, प्लस की हो गया, और ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट P है। अब हमें पता है कि पोटेंशियल जब भी निकालना होता है, अगर बहुत सारे चार्जेस होता है तो क्या होता है, सबके समेशन, यानी V at point P will be equal to V due to minus Q charge plus V due to plus Q charge, है ना। V due to minus Q charge plus V due to, है ना, मतलब माइनस Q की वजह से पोटेंशियल और प्लस Q की वजह से पोटेंशियल, तो इसको हमें टोटल ऐड करना। मतलब क्या हुआ कि हमें माइनस Q का पोटेंशियल और प्लस Q का पोटेंशियल ऐड करके तब जाके टोटल पोटेंशियल निकालना। अब इंटरेस्टिंग बात देखो क्या, कि ये अगर L है और अगर मान लो ये x है, तो ये क्या होगा, ये भी तो वही होगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, K Q by R, so therefore this will be K minus Q by R। अब माइनस Q का इससे डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ गया ना, प्लस KQ by ये वाला डिस्टेंस यानी अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर से तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो therefore इक्वेटोरियल के हर पॉइंट पे, therefore potential at all points on equatorial plane जरा ध्यान से देखो, मैंने कुछ चीजें अंडरलाइन किया है, मैंने इक्वेटर नहीं लिखा है, डाइपोल का इक्वेटर नहीं लिखा है, मैंने लिखा है इक्वेटोरियल प्लेन, क्योंकि थोड़ा सा इसको वो करो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज क्या करोगे, मेरे पास प्लेन के लायक कुछ है, अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, ये एक्चुअली इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन। Now what is the speciality of this plane? This is perpendicular to the axis and passing through the midpoint. Equatorial plane क्या होता है? The equatorial plane मतलब होता है perpendicular to axis and passing through midpoint. ठीक है, perpendicular to axis and passing through midpoint, ये हो जाता है तुम्हारा जो है इक्वेटोरियल प्लेन। आई होप इट्स क्लियर। Therefore potential at all points on equatorial plane 0। तो एक टॉपिक हमने किया था उस दिन, देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के इस तरफ एक्सिस में पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग बनता है, और नेगेटिव चार्ज के इस तरफ एक्सिस में पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग बनता है, हमने उस दिन देखा था। और आज हम देख रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है ना, इक्वल टू 0, है ना।
अब हम जनरल पॉइंट पे करेंगे कि क्या होगा, है ना? अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई जनरल पॉइंट लेता हूं तो क्या होगा। इसके दौरान में डायग्राम देखो अच्छे से। जनरल पॉइंट पे क्या होगा, जरा इसका डायग्राम देखो। सपोज ये वो लाइन और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और बट दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल, सिर्फ छोटे डाइपोल के लिए हम लोग काम कर, दैट मींस दिस इज वेरी स्मॉल। और मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस है और ये इसका डिस्टेंस है। तो मैं इसको A लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा, ना यहाँ पे थोड़ा सा शाइनिंग है बट आई होप कि दिख रहा होगा। ये AP हो गया और ये BP है। ये BP वाले लाइन पे थोड़ा शाइनिंग है, एक बार जरा देख लो कैसे है। कुछ खास नहीं है वैसे तो, मतलब कोई ज्यादा ऐसे नहीं कि घेरा हुआ है। आई होप यू आर एबल टू सी इट एट, एक बार पूरा देख लो अच्छे से, ठीक है। वो शाइन रहेगा क्योंकि एक्चुअली ट्यूबलाइट है ना तो। अच्छा अब देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये थीटा एंगल है मान लो, और यहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, ठीक है। तो ये O मान नाम दे देता हूं मैं, और ये A डैश और ये है B डैश। तो मैंने क्या किया, AP वाले लाइन पे O से एक ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, तो वो A डैश है, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो B डैश है। नहीं मैं से सब क्यों कर रहे हो, तो देखो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो इन दैट केस क्या होता है, PB। देखो ये ध्यान रखना कि ये डाइपोल बहुत छोटा है, थोड़ा विजुलाइज करो, ये बहुत छोटा है तो ये बहुत करीब है, यानी क्या ना ये जो दो लाइंस है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये एक्चुअली काफी करीब है। तो अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो ना तो PB और PB डैश अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, तो यानी PB इज अप्रॉक्सीमेटली PB डैश, है ना। सिमिलरली 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 PO is approximately PA dash. PO is approximately PA dash. समझ लो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो therefore PO और PA dash approximately same, approximate थोड़ा सा approximation है, बट क्या नहीं कि अगर डाइपोल बहुत छोटा होता है ना तो वो रियली अप्रोक्सीमेट करके लगभग सही भी है ना। अब एक काम करो, K माइनस Q बाय PA चाहिए तुमको, तो isn't it PA dash प्लस AA डैश। अब A डैश क्या होगा, देखो यार ये L है तो ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा, ये जो है ना एंगल ये भी अप्रोक्सीमेटली थीटा होगा। एक काम यहाँ पे लिखने का जगह नहीं तो मैं इसको यहाँ लिखूं, क्यों, क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है, तो ये जो दो पॉइंट्स है ना ये एक्चुअली बहुत करीब है, तो देयरफॉर ये तीनों एंगल लगभग थीटा एंगल पर।
इससे क्या होगा, देखो ये जो एल है, मालूम है मुझे ये एल है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, एल एल कॉस थीटा। सिमिलरली ये भी एल है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ना, ए बी कॉस थीटा, सॉरी एल कॉस थीटा। ठीक है, तो इस फिगर से मुझे ये पता चल रहा है कि ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली एल कॉस थीटा एंड OB डैश इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। देखो ये डेरिवेशन आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर बहुत ही मैथमेटिकल है और कुछ कुछ अप्रोक्सीमेशन बेस्ड है, इसलिए अच्छे से समझ लो, फिर वो किताब में पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा अभी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान डेरिवेशन है, वैसे हाई फाई नहीं है। अब देखो हमें क्या चाहिए ना, एपी, तो मैं एपी को तो लिख सकता हूं ना एज पी ए डैश प्लस ए डैश, और ए क्यू बाई बीपी। बीपी को तो लिख सकता हूं ना मैं अप्रोक्सीमेटली एज पी ओ माइनस ओबी डैश, इज इक्वल टू के माइनस क्यू बाई पी ए डैश। क्या होता है, पी ए डैश इज इक्वल टू पी ओ एंड इज इन पी ओ इक्वल टू एक्स, जो देगा x प्लस ए डैश क्या होता है, एल कॉस थीटा प्लस के क्यू बाई x, पी ओ तो x है, x क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो x इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। तो x माइनस एल कॉस। अब एक काम करो, के क्यू कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन लो, ये माइनस है वैसे भी, है ना, इसको लिखो 1 बाई x माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 बाई x प्लस एल कॉस। तो मैंने क्या किया, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, इसके साथ एक माइनस साइन थी, इसके साथ प्लस साइन है, तो प्लस साइन वाला आगे किया, माइनस साइन वाला देखो पीछे कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू a क्यूब x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। देखो ये x माइनस एल कॉस थीटा, x प्लस एल कॉस थीटा, तो मिलके x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, और क्या x प्लस एल कॉस थीटा माइनस x माइनस एल कॉस। देखो बोर्ड का जगह तो है खत्म इसलिए मैं जा रहा हूं ऊपर। अब मैं ऊपर चला जाता हूं, तो इज इक्वल टू के क्यू, तो इसमें देखो x x कैंसिल, l cos थीटा माइनस माइनस l cos थीटा यानी 2l cos थीटा, तो के क्यू इनटू 2l cos थीटा बाय x स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखो l इज वेरी स्मॉल, छोटा डाइपोल, तो l बहुत छोटा है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर नेगलेक्ट कर दो क्या बचा, x स्क्वायर, तो अपॉन x, यानी k इनटू 2ql इनटू cos थीटा बाय इज इक्वल टू, पता मैं क्या लिखूंगा, k इनटू 2ql इनटू x इनटू cos थीटा बाय x क्यूब। नाउ यू माइट से ऐसे क्यों कर रहे हो, है ना? क्योंकि मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। क्यों, फिर देखो याद करके देखो, ये डाइपोल के डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और ये हो गया x वेक्टर का डायरेक्शन। x क्या पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट का तुमको पोटेंशियल निकालना, तो बेसिकली x वेक्टर है क्या, x वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p। पॉइंट p क्या है, जिस पॉइंट का पोटेंशियल तुमको फाइंड करना है। पॉइंट
potential we are supposed ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, थोड़ा सोचो। ये क्यू पी हो गया डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये एक्स हो गया, तो ए बी cos थीटा मतलब डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं ना, और हम भी ए लिखते हैं, ठीक है। तो therefore we write in dot product form like this, and that is Sir, excuse me. k p dot x that's it, ठीक Sir, है। excuse me. बड़ा छोटा सा डेरिवेशन है, कोई हाई फाई नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से हमने एंड किया, और ये एंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था। अभी एक थोड़ा सा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये एंडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था, पता है क्यों? क्योंकि याद करके देखो, हमने थोड़ा सा स्किप कर गया, बट याद रखना एक्सियल पॉइंट पे एक नहीं दो दो फॉर्मूला आया था, पॉजिटिव वाले के लिए अलग फॉर्मूला आया था, नेगेटिव वाले साइड के लिए अलग फॉर्मूला आया था। ऐसे तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला हो जाएगा, बट फॉर्चुनेटली हम बच गए। क्यों? अब हमने ऐसे एक फॉर्मूला दे दिया जो कि सब कुछ आंसर निकाल के दे दे, कोई दिक्कत। कैसे? बस 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं सारा डिटेल में जाऊंगा कि कैसे हम पूरे का डाइपोल के अराउंड पूरे पॉइंट्स पे मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, कुछ सवाल पूछ रहे थे, जल्दी पूछ। सर, ये आपने एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को क्यों निगलेक्ट किया था? वो देखो, हम लोग जो पूरे टॉपिक वर्कआउट कर रहे हैं तो मिटा दिया है। वी आर ओनली डूइंग फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल का मतलब होता है एल का वैल्यू बहुत छोटा है कंपेयर टू एक्स, ठीक है। छोटा नहीं है, बहुत छोटा कंपेयर टू एक्स। ओके सर, इसका मतलब थैंक यू क्या सर। हुआ कि एल इज निकले, जैसे मान लो एल है सपोज 5 मिलीमीटर और एक्स है मान लो 4 मीटर। अब कहाँ 4000 मिलीमीटर, 4 मीटर मतलब होता है 4000 मिलीमीटर, और एल 5 मिलीमीटर, नेग्लेक्ट करो। ऊपर से स्क्वायरिंग भी हो रहा है, तो स्क्वायर करके तो और चीजें छोटा हो जाता है ना रिलेटिवली, ये चीज। तो देयरफॉर वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, ये टर्म हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उससे क्या होगा ना, आंसर आ जाएगा। अब देखो, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इसमें डिटेल में जाएंगे, तो ध्यान से देखो, और एक बार फॉर्मूला याद करके देखो क्या आया था। फॉर्मूला आया था, हमने अभी तक जो किया समरी, समरी हमने क्या किया, अगर ये डाइपोल है, यहाँ पे तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो, हमने जो अभी तक पढ़ा। अभी जनरल वाला रहने दो थोड़ी देर के लिए, अभी मैं जनरल इसके पहले का बता। यहाँ पे पोटेंशियल क्या आया था, यहाँ पे आया था के क्यू बाय सॉरी के मॉड पी बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, याद आ रहा? क्या आया था? और यहाँ पे क्या आया था, माइनस के मॉड पी बाय, ये आया था, याद आ रहा? और अगर अप्रोक्सीमेट करो, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट करो तो k मॉड p बाय एक्स स्क्वायर, और ये अप्रोक्सीमेटली k माइनस k मॉड p बाय एक्स स्क्वायर। ये अभी तक हमने सीखा है, और इक्वेटोरियल पॉइंट हमने जीरो सीखा है ना। और अभी हमने एक जनरल पॉइंट का छोटे डाइपोल के लिए एक्सप्रेशन निकाला, वो है k इनटू p डॉट x बाय x क्यूब, क्या तक ठीक है ना। अब एक काम करो, अभी हम लोगों को इरिटेशन कहां पे हुआ था, मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था उस समय, सिर्फ इतना बता के देखो प्रॉब्लम है करके हम आगे बढ़े। और वो प्रॉब्लम कहां पे है कि अगर तुमसे मैं पूछूंगा एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ, तो तुम नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों ही करेक्ट है।
एक्सियल में ही उस तरफ अलग फॉर्मूला, इस तरफ अलग फॉर्मूला, यानी एक्सियल के लिए कोई क्लियरली डिफाइंड फॉर्मूला नहीं है. इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू रिकंसाइल और टू थिंक. क्यों? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में याद करके देखो, यूनिक फॉर्मूला. ठीक है, चलो अब एक काम करो, एक एक जने टर्न बाय टर्न बताओ. ध्रुव तुम बताओ कि ये वाला फॉर्मूला हम कैसे जस्टिफाई करें यूजिंग आवर जनरल फॉर्मूला. बताओ ध्रुव. सर Just- हमारे जनरल वाले में हमारा थीटा 0 हो जाएगा इन केस ऑफ. ये क्या हो रहा है? ये है थीटा, ये थीटा था, और अगर पॉइंट यहाँ पे हो तो थीटा क्या होगा? 0. यानी अगर हम थीटा के जगह 0 डिग्री पुट करते हैं इस जनरल वाले फॉर्मूला में, तो क्या होगा? यहाँ वाला फॉर्मूला आना चाहिए. तो आएगा कैसे? अगर थीटा 0 पुट करोगे तो क्या होगा? cos 0 1 होता है, तो k into p into x into cos 0 1 by x क्यूब, तो एक x कैंसिल हो गया, kp by x स्क्वायर. अगेन ठीक. और कोई मैसेज भी आया? अच्छा, मनस्वी ने आंसर दिया, kp cos थीटा by x स्क्वायर. हाँ ठीक है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा. अच्छा, अब सौम्य तुम ट्राई करो बेटे. सौम्य तुम बताओ कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला, हमें तो पता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, उसको हम इस वाले जनरल वाले फॉर्मूला से कैसे रिकंसाइल करें. ये सौम्य ट्राई करो बेटे. बेटे तुम्हारे ना माइक्रोफोन में गड़बड़ है, एक काम करो, तुमने मैसेज करके बताओ, या एक बार दोबारा ट्राई करके देख लो, नहीं तो मैसेज करके बताओ. कुछ आवाज तो आ नहीं रहा वैसे. ठीक है, कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं. ध्रुव ने आंसर दिए, अरमान ने दिए हैं. सौम्य बेटे तुम मैसेज करके आंसर बताओ इसका. ठीक है, अब मनस्वी ने भी दे दिए हैं. सिंपल कंसेप्ट है. बेटे आंसर नहीं आया सौम्या? ओके, आई थिंक दैट्स द राइट आंसर, एंड दैट इज, अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे चाहिए तो क्या होगा? थीटा 0. ये थीटा, सॉरी 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 सॉरी, थीटा 90 डिग्री, तो ये थीटा हो गया. इसको ऐसे कर दो, थीटा 90 डिग्री. अगर थीटा 90 डिग्री होता तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? kpx cos 90 0. यानी इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए थीटा 0 डिग्री पुट करो. इसके लिए क्या है? थीटा 90 डिग्री पुट करो, और उसी जनरल फॉर्मूला में. और आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर तुमको इधर वाले पॉइंट के लिए चाहिए तो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री. क्यों? देखो ये थीटा था, ये बढ़ते बढ़ते थीटा 90 हुआ, और फिर इस वाले पॉइंट के लिए और बढ़ते 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 थीटा 180 डिग्री हो गया. यानी इधर वाले पॉइंट, यानी नेगेटिव साइड वाले पॉइंट पे थीटा के जगह तुमको 180 डिग्री यूज करना है ना. कैसे? ये था ना थीटा, ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो यहाँ के लिए तो थीटा 0 हो गया. थीटा 0, फिर थीटा 90 और थीटा 180, यहाँ के लिए थीटा 180. तो देयरफॉर ये आ जाएगा, अगर हम थीटा को, यानी छोटे डाइपोल के लिए क्या फायदा हो गया कि एक ही फॉर्मूला से अब सारा कुछ आ गया, है ना? एक ही फॉर्मूला से. तो यानी बाय यूजिंग ओनली वन फॉर्मूला we can get to know potential for all situations. हाँ, एक कंडीशन है, लेकिन
और वो है कि डाइपोल छोटा होना चाहिए। और से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थीटा का नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, यहाँ के लिए थीटा क्या होगा ना, पॉजिटिव हो जाता है। और अगर इधर हो पॉइंट, ये थीटा फिर नेगेटिव माना जाए, दैट्स द ओनली डिफरेंस। और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखना आंसर अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अरमान, तुम्हारे 100 का बेटे। सर मेरे को ये डाउट था कि हमने ये शॉर्ट डाइपोल के लिए निकाला और इससे हमने जस्टिफाई किया कि शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पे 0 हो जाएगा, बट वो सर रिजल्ट तो हमेशा होल्ड करता है, तो शॉर्ट डाइपोल से प्रूव मैं समझ गया, अब सुनो, नाउ यू माइट से कि डाइपोल छोटा हो या बड़ा हो, इक्वेटर पे तो हमेशा 0 होता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन पता दिक्कत क्या है, ये जो जनरलाइज फॉर्मूला दिया ना, ये बाकी पॉइंट्स के लिए वैलिड नहीं होगा। देखो डाइपोल छोटा है या बड़ा है, इक्वेटर में कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, पर एक्सियल में दिक्कत है, क्योंकि प्लस और माइनस में अलग फॉर्मूला, ये चक्कर है। तो अगर मान लो डाइपोल बड़ा होगा, इन दैट केस क्या होगा, जनरल पॉइंट का कोई फॉर्मूला नहीं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंडिविजुअली अलग से निकालेंगे, कोई फॉर्मूला वाला नहीं है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से अलग से निकालेंगे, और तब जाके उसका पोटेंशियल निकलेगा। मैं क्वेश्चन भी दे देता हूं, आई थिंक शायद उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज डाइपोल छोटा नहीं है और मुझे पोटेंशियल निकालना, तो क्या करो, है ना, जैसे जैसे मैं कभी डाइपोल दे रहा हूं, सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के सेपरेशन मान लो 8 मीटर, 8 मीटर, ठीक है। और ये जो है ना, ये ओरिजिन है, और ये है सपोज 12,12 पॉइंट, अब पोटेंशियल निकालना। अब तुम छोटे डाइपोल का कंसेप्ट यूज नहीं कर पाओ, क्यों, क्योंकि देखो डाइपोल के यहां से यहां डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा तो नहीं है ना, और डाइपोल का साइज देखो 8 मीटर, तो देयरफॉर इस बार छोटे डाइपोल का कंसेप्ट यूज नहीं कर पाओगे, यानी ये वाला फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे, नो फार्मूला। फिर क्या, गो बैक टू द बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब क्या, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालो अलग से, माइनस क्यू की वजह से अलग से निकालो, दोनों को ऐड कर लो, दैट्स इट। यानी यूज v is equal to AP by R, सिंपल, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके निकाल लो आंसर, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी करो। चलो एक बार जस्ट कैलकुलेशन देख लेना, यहाँ पे मैंने वैसे दे रखा है 8 12 सब 16 वाला क्या है कैलकुलेशन, और वो डिस्टेंस उस हिसाब से आ जाएगा। प्लस क्यू से देखो ये 8 और ये 12, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ये प्लस क्यू से, और माइनस क्यू से कितना ना, यहाँ से 16 है, ठीक है ना, क्योंकि 8 है तो 16 हो गया, और इधर 12 है, आई थिंक सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ खास है ना। तो हमने फंडामेंटल से क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। ओके, अच्छा अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, एंड सो ऑन, वी टॉक्ड अबाउट ऑल दीस थिंग्स। फिर हमने इंपॉर्टेंट बात क्या की, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इनसाइड आउटसाइड, ये पढ़ा। और लास्ट क्लास में यानी संडे के क्लास में हमने
कैविटी का भी बहुत डिटेल में एनालिसिस किया, कैविटी ऑफ सिलेंडर एज वेल एज कैविटी ऑफ अ स्फीयर। ये सब तमाम चीजें हमने जो है अटेम्प्ट किया या कह सकते हो सॉल्व किया। तो इसके ऊपर आप आई होप कि नॉलेज अब हो गया। हमने काफी प्रोग्रेस किया, ऐसे बात नहीं है। आज हम लोग थोड़ा सा दूसरा टॉपिक पे ध्यान देंगे। टॉपिक अब हम बदल रहे हैं। द टॉपिक इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा, अब इन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। यानी टॉपिक क्या हो गया? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन E and E। तो क्या रिलेशनशिप है? उसके पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। और थोड़ा एक चीज जरा देखो, सपोज यहां पे तो ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, है ना? अभी हम लोग का टॉपिक क्या है? रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। उसके लिए जो पहला डिस्कशन हम करेंगे वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स with the same potential. It is the locus of all points with the same potential. जैसे खुद सोच के देखो, सपोज अगर एक पॉइंट चार्ज, तो हमें पता है कि पॉइंट चार्ज के r डिस्टेंस दूर जो पोटेंशियल होता है वो होता है k q/r। तो r डिस्टेंस दूर हर जगह पे वही पोटेंशियल। तो एक काम करो, मुझे डिस्क्राइब करके बताओ कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कैसे डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो अजितेश कैन स्टार्ट। अजितेश तुम बताओ बेटे, इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्क्राइब कैसे करो? हाँ बोलो। सर सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल यूनिफॉर्म हो। नहीं, वो तो डेफिनेशन के अंदर ही आ गया, वो तो डेफिनेशन ही हो गया ना। इक्विपोटेंशियल मतलब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विद द सेम पोटेंशियल, वो तो डेफिनेशन ही हो गया। अब मैं करूं पॉइंट चार्ज के कंटेक्स्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस को कैसे डिस्क्राइब करोगे? दो आंसर्स आ चुके हैं वैसे तो। अजितेश तुम बताओ। सर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। नहीं, तुम ना उसके फीचर्स पे जा रहे हो, तुम उसके फीचर्स पे जा रहे हो, पर मैं कह रहा हूं उसके डिस्क्राइब तो करो कि कैसे होगा। ओके, दो तीन आंसर्स आए, अच्छा ही बात, दो तीन आंसर्स आने लगे हैं। थोड़ा सोचो, अगर पॉइंट चार्ज यहाँ पे है तो 2 मीटर इधर जाके जो पोटेंशियल होगा, 2 मीटर उधर जाके भी वही पोटेंशियल होगा, 2 मीटर सामने जाके भी वही पोटेंशियल होगा, 2 मीटर पीछे जाके भी वही पोटेंशियल होगा, 2 मीटर लेफ्ट में जाके भी वही पोटेंशियल होगा। यानी पॉइंट चार्ज से कहीं पे भी 2 मीटर दूर चले जाओगे तो पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, अक्षर भी एक फंडामेंटल की तरह चला गया, मैं भी उसमें जाना नहीं चाह रहा हूं, थोड़ी देर बाद उस पर आऊंगा। ठीक है, तो देयरफॉर एक पॉइंट चार्ज में सामने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ अगर सेम डिस्टेंस करोगे तो पोटेंशियल सेम होगा। यानी इसका लोकस का डिस्क्रिप्शन क्या होगा? कई लोगों ने सर्कल लिखे हैं, सर्कल को थोड़ा सा और ग्रेजुएट कर लो, स्फीयर होगा। यानी दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस।
यानी बहुत सारे होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस कई सारे होंगे and they will all be concentric spheres. ठीक है? So the equipotential surfaces concentric spheres और सेंटर कहां पे? चार्ज जहां पे है वही सेंटर। ठीक है, ये आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन। अब एक काम करो, ये तो क्या डेफिनेशन। अब एक काम करो, सपोज मैंने क्या किया, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये जो है ना, ये हमने फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रखा है, ये फील्ड लाइंस है। मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ, एक्चुअली इसके परपेंडिकुलर प्लेन है, बट प्लेन तो नहीं दिख रहा, हमें तो लाइन दिख रहा है, बट जो भी है, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई सा भी दो पॉइंट सिलेक्ट कर, एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी। ठीक है, अब जरा एक चीज सोचो जरा लॉजिकली, तो लॉजिकली ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके अलोंग जाऊंगा या इसके ऑपोजिट जाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर जाता हूं तो फोर्स तो इधर होता है। अगर मान लो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, सपोज ये जो है ना क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इस पे फोर्स क्या लगेगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स क्या होगा? क्यू ई, ये हो गया फोर्स। लेकिन मेरे डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। तो यानी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट करता हूं तो 90 डिग्री एंगल हो जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, यानी इसके अलावा कोई वर्क डन नहीं हो सकता। तो W is equal to F into S into cos 90 डिग्री, यानी 0। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस के टाइम डिस्कस किया था कि वर्क डन इज आल्सो इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज आल्सो इक्वल टू Q इनटू डेल्टा V। ये सब कनेक्ट करो। देखो अब आइडियाज जितने भी थे ना लगभग खत्म हो चुका है, अब बस इनको जोड़ना रह गया बस। इसलिए देखा होगा आज हमने कोई नया चीज नहीं सीखा। डाइपोल डिपोल वो तो जस्ट फार्मूला को अप्लाई करके कुछ चीजें बन रहा है, बट कोई नया चीज हमने नहीं सीखा। हाँ, अभी भी नया चीज नहीं सीख रहे हैं, अभी भी पुराने चीजों को हम जोड़ रहे हैं। क्या कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी इधर होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर करते हो, है ना, इधर अगर तुमने मान लो इसके डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर किया है तो वर्क डन 0 होगा। लेकिन वर्क डन का एक और फॉर्मूला भी है ना, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू 0, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या हुआ कि सेम पोटेंशियल होना, है ना। तो इंप्लाइज यानी A और B कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर पॉइंट को परपेंडिकुलरली जा, यानी जितना A का पोटेंशियल होगा उतना ही B का होगा। तो यानी VA इज इक्वल टू VB, और A और B कोई पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ी है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर लाइन में कोई सा भी दो पॉइंट ले लो। दोबारा सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर में कोई सा भी दो पॉइंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा और फोर्स ऐसे होगा, तो वर्क डन हमेशा 0, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0, यानी पोटेंशियल हमेशा सेम। यानी ये A पॉइंट B पॉइंट कहीं पे भी होगा सेम पोटेंशियल होगा, यानी इस पूरे में सेम पोटेंशियल होगा, यानी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर में हमेशा सेम पोटेंशियल होगा। अब इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज दैट equipotential surfaces are perpendicular to electric
फील्ड लाइंस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर। ये सेकंड पॉइंट हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना। क्या इसी में ड्रॉ कर लें। अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर चल रहा था, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग चल, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और अगर मान लो सपोज मैं यहां से यहां, ये डीएस है, ये डीआर है, तो अगर एक प्लस क्यू चार्ज रखोगे, है ना, तो इसको एक फोर्स मिल रहा है ऐसे कर, फोर्स मिल रहा है ऐसे कर, और डिस्प्लेसमेंट इधर ही है। ठीक है, तो dr वेक्टर भी इधर है और q इंटू ई यानी फोर्स भी इधर है ना। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो दैट मींस जो dw बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो मैं बताने वाला हूं ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए तसल्ली से सुनो एंड डोंट गेट कन्विंस्ड वेरी इजीली। पहले अपना दिमाग लगाओ अच्छे से, कहीं पे भी थोड़ा सा भी इंच ऑफ डाउट है तो पूछते जाओ, बस एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो बाद में परेशान नहीं होंगे। देखो याद करके देखो, हमने पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया था, या पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया, हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया है एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है ये इधर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो उधर ही है। तो अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो पता क्या होगा, वो जो चार्ज है ना उसको इलेक्ट्रिक फोर्स धक्का मार के फेंक देगा वहां, सिर्फ डीआर नहीं जा पाओगे, वो कहीं उसको भगा देगा। इसलिए अगर तुमको उसको सिर्फ और सिर्फ डीआर ले जाना है तो पता है तुमको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, रोक के धीरे 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 ये डीआर, यानी याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन किया गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो वो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स मतलब मैं ही कर रहा हूं, मतलब मैं हूं तो मैं करूंगा, तुम हो तो तुम करोगे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और मैं कैसे कर रहा हूं, अगर मैं छोड़ देता हूं इन दैट केस क्या होगा, वो फील्ड उसको भगा के ले जाएगा। क्यों, देखो फील्ड के वजह से इधर फोर्स हो रहा है और वो उधर चला जाएगा, कोई और है ही नहीं। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस चार्ज को रोक के धीरे 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 ले जाना, यानी मुझे एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, यानी मेरा वर्क डन क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू इंटू ई इंटू डी आर, माइनस ऑफ क्यू इंटू ई। नहीं वैसे, लेकिन आपने एक ही डायरेक्शन में दिखाया, एक ही डायरेक्शन में दिखाया, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है तो पॉजिटिव चार्ज पे तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है। लेकिन हमने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मेरा वर्क डन है, तो मुझे वर्क डन करने के लिए ऐसे रोकना पड़ेगा, धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा, इसलिए मेरा फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव है, और वही वर्क डन। पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, वर्क डन क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी, इसको लिख दो एज क्यू इंटू डी, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ई हो जाएगा माइनस, देख लो माइनस ऑफ डीवी डी आर। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत है, दिक्कत क्या है,
ये जो आर का कंसेप्ट होता है ना, ये पोलार का कंसेप्ट, दिस इज फॉर जनरल पोलार कोऑर्डिनेट्स। अब पोलार कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके निटिग्रिटीज क्या है, वो छोड़ दो, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको रहने दो। हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे इन जनरल क्या होगा। तो E is equal to माइनस ऑफ dVdr। लेकिन हमें कार्टेशियन में चाहिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ना E is equal to माइनस ऑफ डेगा v डिवाइड संख्या माइनस डेगा v डेगा y जेका माइनस डेगा v डेगा z। देखो, हाँ अरमान कुछ पूछ रहे थे। सर ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा ना जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो। नहीं पैरेलल नहीं हो तो क्या होगा, उस पे भी आ रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल कार्टेशियन फॉर्म। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोग के सिलेबस में है नहीं, तो कभी अगर पोलर पे आ जाए तो जनरली आर का ही फंक्शन दिया रहता है, तो उसको डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल देना, वही वाला। बट जनरली देखो 90% चांस है कि 95% चांस है कि कार्टेशियन के ही आएंगे, तो कार्टेशियन के ये फर्क है। अब ये क्या होता है, ये होता है पार्शियल। इस पे हमने याद करके देखो क्लास 11 में डिस्कस किया था, बट एक बार फिर डिस्कस कर लें, कोई बात नहीं। ये हो गया एक चीज। तो व्हाट अरमान इज आस्किंग इज दैट आप तो बिल्कुल लाइन पे ले गए, अगर लाइन पे नहीं गए तो, है ना। चलो कोई बात नहीं, सपोज तुम dr इधर ले गए, थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये तो dv है ना, हो जाएगा माइनस e dr cos, याद है ना, 4fd cos थीटा होता तो cos थीटा आएगा। तो therefore we can also write, ये तो एक फार्मूला हो गया, ये एक फार्मूला हो गया, और इससे एक और फार्मूला है, and that is dv is equal to minus of d dot, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो कुछ नहीं, बस डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, e into dr हो तो अच्छी बात है, और अगर एंगल वैंगल है तो cos थीटा कर देना कंपोनेंट, क्योंकि देखो जो फोर्स का कंपोनेंट है या फोर्स है, उसी के कंपोनेंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वही मायने रखता है वर्क में, तो पता ही है तुम। इसलिए dr ना लिख के अब मैं क्या करूंगा, dr cos थीटा कर। तो अब देखो a b cos थीटा, तो मन तो करेगा कि उसको डॉट प्रोडक्ट में फॉर्म में लिखा जाए, इसलिए मैंने क्या लिखा है, माइनस ऑफ e डॉट थीटा। ठीक है, ये अरमान अभी भी हैंड रेस्ट है, तो कुछ पूछना था या पुराना वाला ही? सर वो पहले का मैं करता हूँ। अच्छा चलो ठीक है ना। यानी अब थोड़ा समराइज किया जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो सरफेस जिसमें हर जगह सेम पोटेंशियल है। और एक अजितेश ने पॉइंट बताया था, और शायद एक आध जने आपने भी बताया था, मैं उसको एक बार दोबारा बता देता हूं, इज दैट अगर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर चलोगे तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, Q into डेल्टा V। तो अगर तुम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हो तो ये डेल्टा V जीरो हो गया, चेंज ऑफ पोटेंशियल जीरो हो गया, तो वर्क डन इज जीरो। तो यानी उसका एक फीचर भी लिख सकते हो। So another feature of equipotential surface is that work done in moving a charge over a work done in moving a charge over a equipotential surface is equal to zero.
सर एक्सक्यूज मी, क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और वर्क डन द क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस यानी क्यू इनटू डेल्टा वी तो जीरो होगा। हाँ बोलो। सर ये जो सरफेस आप कह रहे हो सरफेस 2D होगा 3D होगा, मतलब सरफेस वो समझ नहीं आया कुछ भी कैसे। हो जाए, सरफेस सरफेस होता है, हमें नहीं पता। जैसा कि पॉइंट चार्ज का बताया तो ऑब्वियसली वो 3D हो गया। बट अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो प्लेन सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल, है ना। अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके प्लेन मतलब उसके परपेंडिकुलर होगा तो प्लेन होगा, फिर वो 2D हो गया। और जो स्फीयर था वो 3D हो गया। तो डिपेंड करता, दैट इज डिफिकल्ट टू से, ठीक है ना। सरफेस सरफेस है, अब जो होगा 2D होगा 3D होगा, इट्स ओके, ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, एक चीज और है तो ध्यान से सुनो। सपोज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये 10 वोल्ट है या 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 5 वोल्ट, ठीक है। और एक जगह और भी है, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट। यहाँ पे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। बता सकते हो ई ए और ई बी में से कौन सा बड़ा होगा? अक्षर, ई ए और ई बी में से कौन सा बड़ा होगा? सर इसमें ई भी बड़ा होगा। ई बी बड़ा होगा, चलो ठीक है। अक्षिता बेटे, ई ए और ई बी में से कौन बड़ा होगा? सर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये नहीं, ये देखो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ पे भी 1 वोल्ट सरफेस, 2 वोल्ट का सरफेस, 3 वोल्ट का सरफेस, 4 वोल्ट का सरफेस। अब इसमें एक पॉइंट बीच में है, इसमें भी बीच में एक पॉइंट है, तो एक में ए नाम दे दिया, एक बी नाम दे दिया। कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो? हाँ बोलो। बी पर। बी पर। लॉजिक क्या बता रहे हो? ज्यादा क्लोज है इसमें। बट ऐसे क्यों, मतलब और थोड़ा अच्छे से बताओ। बोलो बोलो बोलो। एनी रीजन? ओके, अच्छा अरमान कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ सर मैं आंसर बोलने के लिए कर रहा था। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो E इज डीवी माइनस डीवी बाई डी आर होता है, तो अगर डी आर कम होगा तो उस वजह से E ज्यादा हो जाएगा। प्रोवाइडेड कि डीवी से हो, यस सर, यस सर। और जो कि इस केस में है ना, बिल्कुल Yes. सही। देखो ई का जो मैग्नीट्यूड है, देखो वैसे तो ई माइनस डीवी डी आर, पर अगर तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, सपोज इन दैट केस क्या होगा ना, ई का मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल टू मॉड। अच्छा डीवी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट बढ़, कैसे 1 और 2 के बीच में 1 वोल्ट, 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 3 और 4 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, 4 और 5 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो सारा 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे है ना। तो डीवी दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी डीवी 1 वोल्ट है, यहाँ पे भी डीवी 1 वोल्ट हो गया। पर जहां पे डी आर छोटा होगा तो वहां फील्ड ज्यादा होगा। तो देखो डी आर यहाँ पे छोटा, छोटे छोटे छोटे, और यहाँ पे बड़े बड़े बड़े, और इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बी पे ज्यादा होगा। यानी हम एक और कंसेप्ट डिजाइन कर सकते हैं। एक किसी ने बताया था, अब तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट उस चीज को मैं थोड़ा और कॉन्क्रीट लिख रहा हूँ। यानी अगर ज्यादा कंजेस्टेड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा अगर ज्यादा कंजेस्टेड हुए तो।
देखो ये पोटेंशियल तो फंक्शन एक दिया हुआ है और तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेस्ड ऑन एट 1,1,2. चल गो अहेड, क्विकली फाइंड इट आउट. मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पहले पार्शियल डेरिवेटिव का कर लिया, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा. कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं दोस्तों. पार्शियल डेरिवेटिव जैसे मान लो सपोज मेरे पास है x स्क्वायर y क्यूब z5. सपोज f इज इक्वल टू x स्क्वायर y क्यूब z5 सपोज, और मुझे निकालना है डेबा f डेबा x. इसका मतलब क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बाकी समय कोई लेना, बाकी एज इट इज रहने दो, कोई बात. तो x का तो x स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएट 2x है, बाकी रहने दो. 2x into y cube z5 बाकी एज इट इज रहने दो. सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ y का करो, तो डेबा y. तो y में क्या है ना, y क्यूब है, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y स्क्वायर, बाकी एज इट इज. और आ जाओ डेबा z. डेबा z कैसे होता है, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो z टू द पावर 5 है, तो x स्क्वायर y क्यूब ऐसे ही रहेगा, और z टू द पावर 5 का हो जाएगा 5z. इतना आसान है, बस कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बहुत आसान टॉपिक्स है, बस पता होना चाहिए क्या हो, और साइन वाइन ये सब चीजों का और कैलकुलेशन वगैरह, बाकी कुछ भी नहीं, बहुत आसान टॉपिक्स है ना. तो E इज इक्वल टू, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा -12xy प्लस और प्लस 4z i का प्लस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये तो हो जाएगा फिर भी x स्क्वायर, ये तो 0, क्यों, इसमें y है ही नहीं, तो ऐसे ही प्लस z, ये z का प्लस z वाला, तो देखो पहले वाले में तो है नहीं z, इसके पहले वाले तो 0, और इसके वजह से z क्यूब तो 3z स्क्वायर और ये 4 12, तो प्लस 12x z. ठीक है, therefore e वेक्टर इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस x के जगह 1 y की जगह 1, तो 12 प्लस z के जगह 2, तो z क्यूब मतलब 8 into 4 32 प्लस 6x स्क्वायर यानी 6 j का प्लस 12 into 4, क्यों, z स्क्वायर 4 होगा into t is equal to 44 i cap plus 6 j cap plus 48 k cap. ठीक है, 44 आई क्या प्लस 6 जे क्या प्लस 48 के क्या.
सर एक्सक्यूज मी, हाँ बेटा। सर हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों करते हैं? नहीं देखो, जब x वाला जो होता है ना वो सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, y में क्या हो उससे कोई मतलब नहीं, क्यों y परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर देखो होता क्या है ना कि फील्ड मान लो इधर है तो उसके परपेंडिकुलर उसका कोई असर नहीं, कोई कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए x वाले का फील्ड x पे ही डिपेंड करेगा, y उसके परपेंडिकुलर हो जाता है, y से कोई लेना देना नहीं होता, ये चक्कर हो जाता। तभी इसका पार्शियल कारण सिर्फ x से मतलब है। जब y का देख रहे हो तो x और z के फील्ड से या z डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए z वाले में से पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z, ये चीज ठीक है ना। थैंक यू सर। हाँ, तो एक एक्सिस का जो फील्ड होता है वो दूसरे एक्सिस को इन्फ्लुएंस नहीं करता, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख रहा हूँ अक्षत के आंसर करेक्ट है, अक्षिता नहीं सॉरी मनस्वी, ध्रुव ठीक है, अरमान अच्छा, पहले थोड़े थोड़े गलत भी आ रहे थे। अक्षिता तुमने पता क्या कि सबको ऐड कर दिया, ऐड नहीं करना, आई कैप अलग आएगा, जे कैप अलग आएगा, के कैप अलग आएगा, इसलिए उनको ऐड नहीं करना, ठीक है ना। चलो Yes, sir. ठीक, हाँ अरमान ने भी पहले ऐड कर दिया था मुझे लगता। ठीक है सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर लेकिन अगर दूसरी एक्सिस से इफेक्ट नहीं होता तो पार्शियल डेरिवेटिव करके जैसे x का निकाला तो हम उसमें y की वैल्यू डाल रहे हैं तो नहीं नहीं उसमें देखो, तो मान लो y का वैल्यू 5 और 6 पे अलग अलग वैल्यूज होगा, इसलिए y पे डिपेंड तो करेगा, लेकिन y के चेंज के वजह से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी dy में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए dx वाले में सिर्फ dx ही देखना, dy वाले में सिर्फ dy देखना। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि y उसके इंडिपेंडेंट है, जैसे सपोज x इक्वल टू 3 है, अब x इक्वल टू 3 अगर है तो ये y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, इस पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन dy यानी चेंज इन y पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज है, क्योंकि y के अलोंग जो फील्ड है वो x को इन्फ्लुएंस नहीं करता या उसके वर्क डन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, x के अलोंग जो फील्ड है, एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि फील्ड ऐसे है तो उसका x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन x कंपोनेंट ऑफ दैट will depend only on x, y component will only depend on change of y, और जो z कंपोनेंट होगा वो डिपेंड करेगा चेंज ऑफ z, इसलिए हमें सिर्फ x वाले पे x का ध्यान रखना है पार्शियल, फिर y वाले पे y का पार्शियल और z वाले पे z का पार्शियल, लेकिन फील्ड x के अलोंग है, y के अलोंग है, z के अलोंग नहीं है, फील्ड तो तिरछा है, वो x पे भी डिपेंडेंट है, y पे भी डिपेंडेंट है, z पे भी डिपेंडेंट है, पर जैसे तुम उसका कंपोनेंट कर दिया x y z, अब ये जो है सिर्फ x वाले पे डिपेंडेंट है, ये y वाले पे डिपेंडेंट है, चेंज इन y पे डिपेंडेंट है और ये चेंज इन z, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली चेंजेस के ऊपर है, तो चेंज इन x, चेंज इन y, चेंज इन z, वो चीज ठीक है ना। इसलिए हमें सिर्फ ये देखना है कि x के अलोंग क्या चेंज हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या चेंज हो रहा है x के अलोंग, उतने में y में क्या चेंज आया हम बॉदर नहीं करते, इसलिए डेबा v डेबा x, डेबा v डेबा y और z वाला हो गया डेबा v डेबा z, ये चीज। थैंक यू सर। चलो, सो दैट वाज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कांसेप्ट कोई ज्यादा कठिन नहीं था, आसान था। अब इसका उल्टा कांसेप्ट, सपोज मैं कहता हूं कि E दे रखा है as equal to minus 12x square I cap, suppose potential at 1 at x equal to 2 is suppose 30 volt, find potential at x equal to 4, क्या है? तो E दे रखा है -12x स्क्वायर आई कैप और x इक्वल टू 2 पे पोटेंशियल दे रखा है 30 वोल्ट और x इक्वल टू 4 पे कितना होगा ये पूछा जा रहा है। चलो स्टार्ट करो। वो है dv इज इक्वल टू डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो इसको मानेंगे, इनिशियल इसको मानेंगे,
यानी इक्वल टू v x इक्वल टू 4 माइनस v x इक्वल टू 2, है ना? तो दैट इज इक्वल टू, अच्छा x इक्वल टू 4 का तो नहीं पता, v x इक्वल टू 4 माइनस फिर x इक्वल टू 2 का मालूम है 30 इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इनटू dr। हमने करा था ना e डॉट dr, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ e मतलब माइनस 12x इनटू dx। कहां से कहां तक? मैं x इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया और 4 पे एंड पर, 2 से 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल तो प्लस हो गया 12 into x cube by limits, so that is equal to 4 into x cube 2 to 4 is equal to 4 into 4 cube minus 2। 4 cube कितना होता है 64 और 2 to 8 होता है minus 8 यानी 56 is equal to 4 into 56 224। Therefore, v at x equal to 4 is equal to, अब देखो v at x equal to 4 minus 30 is equal to 224 है ना? So that is equal to v at x equal to 4 minus 30। तो देखो v at x equal to 4 क्या होगा? now equal to 224 plus 30 then यानी 254 वोल्ट। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ जरा। ठीक है, 254 कहीं का है, ध्रुव अक्षत, ध्रुव ने बाद में करेक्ट कर लिया, अक्षिता ने भी करेक्ट कर लिया, अरमान सबने करेक्ट कर लिया, पहले सबके गलत आ रहे बड़ा मैं देख रहा हूँ सबका सही आ। ठीक, दैट्स राइट, ओके, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो आज मोटा मोटा हमने एक कंसेप्ट कवर कर लिया, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इससे एक चीज हो गया इज दैट नाउ यू कैन डू कंप्लीट होमवर्क फॉर एचसी वर्मा चैप्टर एक्सरसाइज 1। ठीक है ना? तो एक काम करना, इसका ना संडे डाउट सेशन रखने, संडे जो है डाउट्स रख लेंगे ऑफ एचसी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक्सरसाइज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक्सरसाइज है उसका डाउट्स रख लेंगे संडे, डाउट्स ऑफ एचसी वर्मा। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है ना पूरा कंप्लीट कर सकते हो। मैंने इसके पहले 25 क्वेश्चन तक करने बोला था कि उस समय से फील्ड का पार्ट स्टार्ट खत्म हुआ था। अब हमने पोटेंशियल, पोटेंशियल के डिफरेंस, पोटेंशियल के रिलेशनशिप वगैरह सब कर ली। तो नाउ यू कैन अटेम्प्ट द फुल चैप्टर। आई थिंक उसमें शायद 70-75 क्वेश्चंस है, तो उसको पूरा कर लो एंड देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन संडे। अब हम नेक्स्ट क्लास थर्सडे रखेंगे, एक फ्राइडे भी रखेंगे, और देखता हूँ शायद सैटरडे संडे भी मे बी हम क्लासेस थोड़े से छोटे कर देंगे, है ना, और डेज बढ़ा देंगे। हाँ बोलो बेटा। सर वो एक बार एक टॉपिक था हमारा हॉलोस्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 का कूलम्स लॉ से प्रूफ, आपने हाँ, वो सब करेंगे धीरे। ये तो अच्छा ओके ये टॉपिक्स कर लेंगे, है ना? अभी अभी जो एक्सरसाइज दिया मैंने इस में वो पहले कर, ठीक है, उसको भी कर। ओके सर, चलो ठीक है, तो बड़ा प्रूफ है, अभी तसल्ली से कर लेंगे, सर बिग प्रूफ है एक्चुअली। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ न्यू आइडियाज डिस्कस करेंगे। अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, हल्का सा एक दो चीजें रहता है जैसे इंड्यूस चार्ज वगैरह इस टाइप की चीजें रहता है, so that we will discuss in the next class, plus earthing working ये सब भी रहता है, so that we will discuss in the next class। ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही, फिर हैव अ गुड डे, बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, Thank you, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. गुड नाइट, Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट।